हाय स्टूडेंट्स। इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इन दिनों हम इसी चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं। आइए पहले ये देख लेते हैं कि हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के कौन कौन से रूल्स कंप्लीट कर रखे हैं। सी, फर्स्ट लेक्चर में पहले तो मैंने आप सभी को सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का सिंपल सा मीनिंग है कि सब्जेक्ट के नेचर के अकॉर्डिंग ही हमें सेंटेंस में वर्ब को रखना होता है। आई मीन अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब जो आप चूज करें वो भी सिंगुलर ही होनी चाहिए। एंड इन केस द सब्जेक्ट यूज्ड इन द सेंटेंस इज प्लूरल, ऐसे में आपको वर्ब भी कैसे यूज करनी चाहिए, प्लूरल। फाइन। उसके बाद हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। बेसिकली ये वन ऑफ द फर्स्ट रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, जो कि है सब्जेक्ट जॉइंड बाय एंड। मैंने इसके सारे ही पैरामीटर्स, सारे ही टाइप्स आपको एक्सप्लेन किए थे। जब ये सेपरेट एंटिटीज के लिए यूज हो, सिंगल आइडिया या फूड आइटम के लिए यूज हो, या फिर जब ये सेम पर्सन के लिए यूज हो, तो ये सारी चीजें हमने आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट कराई। फिर प्रॉक्सिमिटी रूल पढ़ाया और उसके बाद इनडेफिनिट प्रोनाउंस का रूल पढ़ाया। ये कंटेंट हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की क्लास 1 में कंप्लीट किया। फिर क्लास 2 में हमने इंटरवीनिंग वर्ड्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा। उसके बाद फिर हमने कलेक्टिव नाउन्स की जो वैरायटीज हो सकती हैं सब्जेक्ट के तौर पे, जब हम कलेक्टिव नाउन को यूज करते हैं तो वो कई बार सिंगुलर वर्ब को चूज करता है और कई बार वो प्लूरल वर्ब को भी चूज करता है। हमने इस रूल को भी अच्छे से स्टडी किया था। और फिर हमने प्लूरल फॉर्म एंड सिंगुलर मीनिंग, एक्चुअली बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं दैट अपीयर टू बी प्लूरल, वो लगते हैं कि वो प्लूरल हैं जबकि वो होते सिंगुलर हैं, तो हमने ये वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ा। उसके बाद फिर हमने कुछ ऐसे प्लूरल नाउन्स भी देखे जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं, यानी कि अगर हम इन्हें सेंटेंस का सब्जेक्ट बना दें तो फिर इनके साथ जो वर्ब यूज होगी वो प्लूरल वर्ब ही यूज होगी। सी, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कोई स्टैंड अलोन चैप्टर नहीं है। स्टैंड अलोन का मतलब है अपने आप में कोई अलग से चैप्टर या अकेला चैप्टर नहीं है इंग्लिश ग्रामर का। बेसिकली जो इसके रूल्स हैं उसमें तमाम चैप्टर्स आते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दैट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज अ ब्लेंड ऑफ मल्टीपल चैप्टर्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर और पार्ट्स ऑफ स्पीच। फाइन। हाँ, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हमें नाउन को भी स्टडी करना है, हमें कंजंक्शंस को भी स्टडी करना है, कई बार हमें प्रेपोजिशनल फ्रेजेस को भी स्टडी करना होता है। तो बहुत सारे चैप्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस चैप्टर कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में जो फर्स्ट रूल है ये नाउन से ही रिलेटेड है, लेकिन मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में तो तमाम चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया ना। तो ये जो रूल है इसका टाइटल है सम्स टाइम एंड डिस्टेंस। सम्स टाइम एंड डिस्टेंस, इट सिंपली मींस जैसे कि 10 किलोमीटर्स लिखा है तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। या 5000 रुपीज हो गया तो ये सम ऑफ मनी हो गया ना, क्या हो गया, ये सम ऑफ मनी। ऐसे ही टाइम की बात आ जाए, 1 वीक, अ जर्नी ऑफ 3 days। फाइन। इस तरीके से अगर सम ऑफ मनी गिवन है या डिस्टेंस गिवन है या टाइम गिवन है तो उसे हम एक सिंगल यूनिट के तौर पे काउंट करते हैं। दिस इज व्हाट द रूल सेज। हाँ, क्या बोलता है कि हम सम को, टाइम को, डिस्टेंस को सिंगल यूनिट के तौर पे काउंट करते हैं। हैव अ लुक, 10 किलोमीटर्स, $10, 10 years। देखा ना आपने, 10 किलोमीटर्स डिस्टेंस हो गया, $10 सम ऑफ मनी हो गया एंड 10 years टाइम हो गया। हम इसे सिंगल यूनिट के तौर पे काउंट करते हैं। इसीलिए जब हम 10 किलोमीटर्स लिखते हैं तो आगे की वर्ब को प्लूरल नहीं यूज करते हैं, हम उसे सिंगुलर फॉर्म में रखते हैं। सेंटेंस को रीड करिए, 10 किलोमीटर्स इज टू फार टू वॉक टू स्कूल। मतलब अगर किसी को 10 किलोमीटर्स पैदल चल के जाना हो स्कूल तो 10 किलोमीटर बहुत होता है। सी, हम 10 किलोमीटर्स को एक एक रोड, एक एक जर्नी, एक
एक सफर, एक यात्रा कंसीडर कर रहे हैं, हमें उसे एक रूट, एक पाथ कंसीडर कर रहे हैं, हम उसे एक सिंगल यूनिट के तौर पे कंसीडर कर रहे हैं और हमें सिंगुलर वर्ब भी यूज करनी है। ऐसे ही 5000 रुपीज, देखिए हमने जहां पे नाउन को प्लूरल होना चाहिए प्लूरल ही लिखा है, रुपीज लिखा है, किलोमीटर्स भी लिखा है, लेकिन हम 5000 रुपीज को एक सिंगल एंटिटी, सिंगल यूनिट कंसीडर करेंगे और वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। मतलब 5000 रुपीज वॉज स्पेंट ऑन बुक्स, मतलब बुक्स पर 5000 रुपीज को स्पेंड कर दिया गया। फाइन, तो आपने क्या सीखा कि जो सम ऑफ मनी है या टाइम है या जो डिस्टेंस है, we usually consider it as a single unit, यानी हम इसे सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं, हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब को पिक करते हैं। कुछ इसके क्वेश्चंस भी हैं, वो देखिए। जैसे लिखा है $10,000, लेकिन डॉलर्स लिखा आपने, लेकिन वर्ब आपने सिंगुलर लगाई लगाई ना। $10,000 इज अ मैसिव सम ऑफ मनी फॉर एनीवन टू लूज। अगर किसी का $10,000 इतना पैसा डूब जाए, खो जाए, तो ये एक बहुत बड़ा सम ऑफ मनी होता है, बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ मनी होता है। $10,000 इज अ मैसिव सम ऑफ मनी। ये देखिए, डॉलर अमाउंट इज ट्रीटेड एज अ सिंगल फाइनेंशियल सम, नॉट इंडिविजुअल बिल्स। फाइन। ऐसे 3 आवर्स, 3 के बाद आपने आर को प्लूरल लिखा, लेकिन वर्ब सिंगुलर। 3 आवर्स को हमने एक टाइम कंसीडर कर लिया, एक समय अवधि मान लिया। टू वेट इन द टर्मिनल, मतलब टर्मिनल में 3 घंटे तक वेट करना पड़ा। 3 घंटे एक अच्छा खासा टाइम होता है। ऐसे ही 50 माइल्स सीम्स लाइक एन एंडलेस जर्नी व्हेन वॉकिंग। अगर पैदल चलना हो 50 माइल्स तो ऐसा लगेगा ये वो जर्नी है जो एंडलेस है, कभी ओवर ही नहीं होगी। सिंपल प्रेजेंट में आपको बार बार ये बताया जाता है कि अगर जैसे गो में ईएस लगा है तो इट शोज कि ये सिंगुलर वर्ब है, और अगर गो लिखा है तो फिर मुमकिन है कि ये प्लूरल हो। आई मीन अगर प्लेज आप लिख रहे हो, प्लेज, तो फिर ये सिंगुलर वर्ब है, नो डाउट अबाउट इट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही यूज हुई है, और अगर प्ले है तो ये प्लूरल हो सकती है। हैव अ लुक, सीम नहीं लिखा हमने, सीम्स लिखा है ना, यानी कि हम इसे सिंगुलर कंसीडर कर रहे हैं। पहले सेंटेंस में अगर हम आर यूज करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, दूसरे में अगर वर यूज करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर इसे सीम कर देंगे तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ये था आज की क्लास का पहला रूल। आई होप आपको सब कुछ जरूर समझ में आ रहा होगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। टाइटल देखिए, इंट्रोडक्टरी हेयर एंड देयर। इंट्रोडक्टरी हेयर एंड देयर सिंपली मीन्स कि आपका सेंटेंस जब स्टार्ट होगा तो बिल्कुल बिगिनिंग में ही देयर आ जाएगा या फिर हेयर आ जाएगा। आई मीन यू स्टार्ट योर सेंटेंस विद ईदर हेयर और देयर। मतलब जब आपका सेंटेंस ही देयर से शुरू हो, आपने पढ़ा नहीं, देयर वॉज अ किंग, there was a king, या there were some beggars standing outside the gate, ऐसे। तो when your sentence begins with there or here, तो ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना होता है, देखिए, देयर, देयर, हेयर एंड हेयर इंट्रोडक्टरी वर्ड हो गया। फिर ये देखिए कुछ वर्ब्स हो गई, लेकिन वर्ब जो यूज हुई है वो इस देयर के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर ऐसा है तो ये देयर और ये देयर अलग अलग वर्ब क्यों यूज कर रहे हैं? यहाँ देखिए ना, देयर इज, देयर आर, हेयर कम्स, हेयर कम, सिंगुलर प्लूरल, यानी कि व्हेन अ सेंटेंस बिगिंस विद देयर और हेयर, तो देयर या फिर हेयर ये डिसाइड नहीं करते कि वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। एक्चुअली में देयर या फिर जो हेयर है वो सेंटेंस का एक्चुअल सब्जेक्ट होते ही नहीं है, दे आर जस्ट इंट्रोडक्टरी वर्ड्स। जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का वो गिवन होता है आफ्टर वर्ब। कहाँ गिवन होता है? वर्ब के बाद। ये देखिए ना, वर्ब के बाद, ये देखिए आफ्टर वर्ब, एक्चुअल सब्जेक्ट इज गिवन आफ्टर वर्ब। तो वर्ब के बाद सब्जेक्ट दिया होता है। एंड यू नो
कि सेंटेंस में जो वर्ब है वो यूज हमेशा एज पर सब्जेक्ट ही होती है, तो फिर सब्जेक्ट की पोजीशन चाहे जो क्यों ना हो, चाहे जहां हो वो सब्जेक्ट, वर्ब तो उसी के अकॉर्डिंग ही यूज होगी। अ हैवी बुक इज लगा दिया, हैवी बुक्स आर लगा दिया, द बस सिंगुलर कम्स सिंगुलर वर्ब, बसेस प्लूरल वर्ब कम हो गया। पढ़िए ना, देयर इज अ हैवी बुक सिंगुलर इज लगा दिया गया, हैवी बुक्स प्लूरल आर लगा दिया गया, द बस सिंगुलर कम में एस लगा दिया, द बसेस प्लूरल कम कर दिया। इसका मीनिंग है कि मेरे स्कूल बैग में एक बहुत भारी बुक है, ऐसे मेरे स्कूल बैग में बहुत सारी भारी बुक्स हैं, या फिर ये रही बस टाइम पे आ गई, here comes the bus on time. Fine. So whenever your sentence begins with there or here, माइंड इट कि ये जो देयर है या फिर हेयर है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, दे आर जस्ट इंट्रोडक्टरी वर्ड्स। और जो वर्ब है वो जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद गिवन है, इट्स रिटन आफ्टर वर्ब, तो हमें वर्ब उसी सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग यूज करनी है जो वर्ब के बाद गिवन है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, ये देखिए, देयर इज अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, ये जो ब्लू कलर से अंडरलाइन स्टेटमेंट है, फ्रेज है अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, ये सब्जेक्ट है तो इज लगा। ऐसे ही सेवरल अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, इश्यूज मतलब समस्याएं, प्रॉब्लम्स, और अनरिजॉल्व मतलब वो जिन जो अभी सॉर्ट आउट नहीं है, जिन्हें सॉल्व नहीं किया जा सका है। तो सेवरल अनरिजॉल्व्ड इश्यूज का मतलब है तमाम ऐसी समस्याएं जो सुलझी नहीं है। सिंस इश्यूज इज प्लूरल इसीलिए हमने आर लगा दिया। फाइन। ऐसे ही इसको देखिए, द अवार्ड विनिंग स्टूडेंट नहीं लिखा सर, अवार्ड विनिंग स्टूडेंट्स लिखा है, स्टूडेंट्स प्लूरल है इसीलिए आपने कम लगाया। अगर ये स्टूडेंट्स ना होकर स्टूडेंट होता तो हम यहाँ पर कम्स कर देते। तो रूल क्लियर हो गया होगा आपको। फाइन, इन बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। मूविंग ऑन, आ नंबर एंड द नंबर, आज की क्लास का नेक्स्ट रूल है आ नंबर वर्सेस द नंबर। आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये जो आ नंबर और द नंबर है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव्स का एक्सटेंडेड हिस्सा है, डिटरमिनर्स, उसमें ये पढ़ाया जाता है आ नंबर एंड द नंबर। व्हाट आई सेड इन द बिगिनिंग कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज नॉट a stand-alone chapter. It is basically a blend of many other chapters. तमाम और चैप्टर से मिल करके सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बनाया गया है। That's why इस चैप्टर में तमाम और चैप्टर्स के रूल्स आते ही रहेंगे। See, rule number 12, which is a number versus the number. Fine. आ नंबर हो या फिर दा नंबर हो, दोनों के बाद ऑफ लगाते हैं हम, नंबर वन। दूसरी बात, दोनों के बाद का नाउन हम हमेशा प्लूरल ही रखते हैं। PCN स्टैंड्स फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन। आ नंबर हो या दा नंबर हो, नाउन प्लूरल ही होता है। जैसे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या द नंबर ऑफ एक्टिव क्लब्स, नाउन हैज टू बी प्लूरल। अब क्या है, लेकिन जो वर्ब है आ नंबर के केस में वर्ब भी प्लूरल रहती है नाउन के साथ साथ, लेकिन दा नंबर के केस में नाउन तो प्लूरल रहता है लेकिन वर्ब कैसी यूज होती है, सिंगुलर। एक्चुअली में जो आ नंबर है it is equivalent to several or many as and always takes plural verb। जो आ नंबर है ये सेवरल या फिर मेनी को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब बहुत सारे, तमाम, ढेर सारे, असंख्य इसको कह सकते हैं। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर एब्सेंट यस्टरडे, कल बहुत सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। क्या कहा मैंने, बहुत सारे स्टूडेंट्स। फाइन, बहुत सारे स्टूडेंट्स। और ये जो दा नंबर है ये बेसिकली जो भी स्टूडेंट्स एब्सेंट रहे होंगे ना उनका नंबर काउंट कर लेगा, उनका ग्रांड टोटल कर लेगा और बोलेगा कि जो स्टूडेंट्स एब्सेंट है उनका टोटल नंबर 10 है या 8 है या 5 है। तो द नंबर टॉक्स अबाउट टोटल कलेक्शन, ग्रांड टोटल। और जैसे कि आपने
एक महीने में ये देखिए आपके पूरे मंथ का कैश बुक है, डेट वाइज आपने ये खर्च किया, ये खर्च किया, 30 डेज में रोज का आपका एक्सपेंसेस है और नीचे टोटल एक्सपेंस है आपका, टोटल एक्सपेंसेस। तो उसको हम क्या लिखते हैं, ग्रांड टोटल। आगे आर नहीं लगाते कभी, सब इज ही लगाते। ग्रांड टोटल इज 18,267। ग्रांड टोटल इज, वी डू नेवर से ग्रांड टोटल आर। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दा नंबर। दा नंबर जो टोटल नंबर है उसका टोटल निकाल लेगा, उसको काउंट कर लेगा, उसे एक ही मुट्ठी में बंद कर लेगा। माइंड माई वर्ड्स, एक ही मुट्ठी में बंद कर लेगा। एक मुट्ठी तो सिंगुलर हुई ना। पढ़िए, द फ्रेज द नंबर ऑफ refers to one specific total figure or numeric count and always takes a singular verb। ये टोटल फिगर है, टोटल न्यूमेरिक काउंट है और इसको सिंगुलर वर्ब चाहिए। क्या लिखा, द नंबर ऑफ एक्टिव क्लब्स इज 10। मतलब वो क्लब्स जो खुले हुए हैं, एक्टिव हैं, उनका जो टोटल नंबर है, उनकी जो कुल संख्या है वो 10 है। क्या है, 10 है, 10 है। सी, मैं आपको और बेसिक वे में पढ़ाता हूं। हिंदी में एक शब्द है और एक शब्द है हैं। जब है पे डॉट लग जाता है, मैंने गलत प्लेस पे लिख दिया है, मुझे इरेज करना होगा। हाँ, है और है। कभी कभी इस है पे बिंदी लग जाती है और ये बन जाता है, और कभी कभी ये है ही रहता है तो प्लूरल हुआ ना, और है कैसा हुआ, सिंगुलर हुआ। आप दा नंबर के सेंटेंस में हमेशा है पाओगे। क्या लिखा, वो क्लब्स जो अभी भी खुले हुए हैं उनकी कुल संख्या 10, उनका टोटल नंबर 10 है। और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हम वर्क के प्लेस पे आर लगाते हैं। absent year today, a number of students are absent today। तो ये बनेगा कि आज बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं आए हैं, या आज बहुत सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। So our number stands for several or many and is followed by plural verb, whereas the number talks about grand total or total numeric count, and that is why it is always followed by what, singular verb। Fine, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें भी कर लीजिए। A number of applicants have registered for the scholarship। मतलब एक ही दो लोगों ने नहीं रजिस्टर किया, बहुत सारे एप्लीकेंट्स ने स्कॉलरशिप का फॉर्म डाला है, बहुत सारे लोगों ने ये फॉर्म भरा है। आ नंबर क्लियरली सेज बहुत सारे हैव रजिस्टर्ड। सी, आ नंबर के केस में हमको प्लूरल वर्ब यूज करनी होती है तो हमने प्लूरल वर्ब यूज करी। और इधर देखिए, द नंबर ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, द नंबर विच मीन्स कि जो कैंडिडेट सक्सेसफुल हो गए हैं, आगे बढ़ गए हैं, उनका नंबर, उनका टोटल नंबर, उनकी कुल संख्या काफी ज्यादा है। उनका टोटल नंबर काफी ज्यादा है, उनकी कुल संख्या सरप्राइजिंगली हाई है। और इधर अ नंबर ऑफ रेयर बुक्स वर गिफ्टेड टू द लाइब्रेरी। मतलब बहुत सारी रेयर बुक्स, वो बुक्स जो इजीली अवेलेबल ना हो कहीं पे, हम उन्हें रेयर बुक्स बोल सकते हैं। तो बहुत सारी रेयर नेचर की बुक्स लाइब्रेरी को गिफ्ट में दी गई हैं या दी गई थी, बहुत सारी बुक्स। आ नंबर को कैसी वर्ब चाहिए, प्लूरल वर्ब चाहिए। मार्क कर लीजिए इसे, आ नंबर रिक्वायर्स प्लूरल वर्ब, whereas the number talks about total numeric data, grand total, and takes singular verb। Fine, yes, that's it for today। I hope आपको आज की क्लास में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के मैंने जो भी रूल्स एक्सप्लेन किए जरूर समझ में आए होंगे। इफ यू रियली लाइक दिस क्लास, इफ यू रियली गॉट समथिंग वैल्यूएबल आउट ऑफ दिस क्लास, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, और कमेंट बॉक्स में जाके अपना एक छोटा सा कमेंट भी कर सकते हैं। अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं आप इस क्लास को। मिलते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या फिर ग्रामर या फिर वोकैब के दूसरे लेक्चर्स में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।